वेलकम एवरीवन, मैं वैशाली शर्मा आपका स्वागत करती हूँ वीएस इकोनॉमिक्स चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की टॉपिक को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें वीएस इकोनॉमिक्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा कंसेप्ट आता है कि व्हाट इज़ मनी। मनी क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कि मनी जो होती है वो बहुत इसेंशियल है, यानी कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए, हमारी वांट्स को पूरा करने के लिए, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो है मनी का एक अहम रोल होता है। अब हम इकोनॉमिक साइंस में जब हम पढ़ते हैं तो सेम मनी वही है, अ थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। यानी कि वो थिंग जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है। मनी क्या है? एक वो थिंग है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है, उसे कहा जाता है मनी। जैसे कि जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो किसी भी सामान को खरीदने के लिए किस चीज़ की नीड होती है? मनी की। तो मनी जो होती है वो क्या काम करती है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है। जस्ट एन एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे अ रुपी इन इंडिया इज मनी एज इट कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब कहते हैं इंडिया के अंदर जो रुपी है, ठीक है, वो क्या है? वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। रुपी जो है वो इंडिया के अंदर क्या है? मनी का मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जिसके बेस पर हम क्या करते हैं? किसी भी कमोडिटी को परचेज करते हैं या फिर हम सेल करते हैं। इसी तरह से कहते हैं जब हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए के अंदर मनी जो है उसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? डॉलर। ठीक है, तो डॉलर यूएसए के अंदर क्या हुआ? मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ किसका? मनी का। तो इसी तरह से मनी जो होती है वो क्या होता है? एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मनी वो थिंग जो कॉमनली एक्सेप्ट की जाती है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, उसे कहा जाता है मनी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मनी नहीं थी, जब पैसा नहीं था, तो उस टाइम क्या होता था? एक बार्टर सिस्टम होता था, यानी कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? उस टाइम पहले के टाइम में क्या होता था? मनी नहीं होती थी, लोगों के पास पैसा नहीं होता था, तो उस टाइम ये बार्टर सिस्टम की जो प्रणाली थी उसका यूज़ किया जाता था, उसको लोग अपनाते थे। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या होता है कि किसी भी कम्युनिटी को जब हम सेल करते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए हमें किसी कम्युनिटी की ज़रूरत है और सामने वाले को दूसरी कम्युनिटी की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं? आपस में क्या करते थे? एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दो पर्सन है, एक को गेहूं की ज़रूरत है और दूसरे को चीनी की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो क्या करता था? जिसको चीनी की ज़रूरत है वो उसे गेहूं ले लेता था, और जिसको गेहूं की ज़रूरत है वो तो उसे चीनी ले लेता था सामने वाले से। ठीक है, और जिसको चीनी की ज़रूरत थी वो क्या ले लेता था? गेहूं ले लेता था, और जिसको गेहूं की ज़रूरत थी वो क्या लेता था? उससे मतलब इस तरह से वो क्या करते थे? जिसको जिस चीज़ की नीड होती थी वो आपस में क्या कर लेते थे? एक्सचेंज कर लेते थे। यानी कि बार्टर सिस्टम जो होता है, एक्सचेंज का जो बार्टर सिस्टम था, इसे कॉमोडिटी इकोनॉमी भी कहा जाता है। यानी कि कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय किया जाता था। यानी कि जिसको जिस चीज़ की नीड होती थी वो आपस में क्या करते थे? वस्तुओं का आदान प्रदान कर लेते थे विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। उस टाइम जो होती थी मनी, उस टाइम मनी नहीं होती थी। ठीक है, अब कहते हैं बार्टर सिस्टम जो था उस टाइम, उसकी कुछ ड्रॉबैक्स थी, यानी कि उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि जो वांट्स थी ना उनका डबल कोइंसिडेंस हो जाता था। यानी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब ये है कि ज़रूरी तो नहीं है ना कि मान लीजिए दो पर्सन है, अब मान लीजिए एक के पास गेहूँ है, दूसरे के पास चीनी है। ठीक है, अब जिसको गेहूँ की नीड है वो तो जिसके पास चीनी है उसको गेहूँ की नीड है, तो वो तो उससे गेहूँ ले लेगा। लेकिन ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि जिसको गेहूँ की नीड है वो उसकी चीनी ले। अब हो सकता है जिसके पास चीनी है उसको गेहूँ वाले को चीनी की नीड ना हो, उसको किसी और चीज़, उसको चावल की नीड हो। तो क्या होता था? कई बार डबल कोइंसिडेंस जो होती वांट्स क्रिएट हो जाती थी। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, कहते हैं कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू की उस टाइम में क्या होता था? कमी होती थी। डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स, कहते हैं फ्यूचर पेमेंट्स की क्या होती थी? कई बार डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता था। ठीक है, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, कहते हैं वैल्यू को स्टोरेज कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता था, क्योंकि पैसे को तो स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आप गेहूं को स्टोर करके रख लो 5 साल तक या 2 साल तक या 3 साल तक, तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो वस्तु को स्टोर करके रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। तो बार्टर सिस्टम जो था उसकी कुछ ड्रॉबैक्स थी। ठीक है, नेक्स्ट आइए फॉर्म्स ऑफ मनी। अब कहते हैं मनी के फॉर्म्स, अब कुछ कई तरह के फॉर्म्स है मनी के। फर्स्ट आप देखिए
फर्स्ट आती है अपने पास फीट मनी। फीट मनी क्या होती है? कहते हैं ये वो मनी होती है जो ऑथोरिटी के द्वारा इशू की जाती है, ठीक है, जो ऑथोरिटी के द्वारा या ऑथोरिटी ऑफ गवर्नमेंट, जो ऑथोरिटी ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है वो होती है फीट मनी। जैसे कि नोट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी क्या होती है? ये वो मनी होती है जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट की जाती है, जो मीडियम का काम करती है। और इसमें क्या क्या होता है? इसमें इसके अंदर मेनली क्या होता है? ट्रस्ट होता है, यानी कि एक विश्वास होता है किसके बीच में? जो पे कर रहा है और जिसको पे किया जा रहा है। पेयर एंड पे के बीच में क्या होना चाहिए? ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, उनका आपस में विश्वास होना बहुत जरूरी है। जब क्या किया जाता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मनी का यूज मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में किया जाता है। तो इस मनी के अंदर जो ये अपनी फिड्यूशरी मनी होती है, इसके अंदर क्या होता है कि मेन क्या होना चाहिए? ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। किसके अंदर? पेयर के बीच में और पे के बीच में। नेक्स्ट आता है फुल बॉडीड मनी। अब फुल बॉडीड मनी क्या होती है? फुल बॉडीड मनी होती है, ये मनी किसकी टर्म्स में होती है? ये मनी कॉइन्स की टर्म्स में होती है। और इसका मतलब क्या होता है फुल बॉडीड मनी का? कि जो उसकी कमोडिटी वैल्यू है और जो मनी वैल्यू है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ठीक है। तो याद रखना है फुल बॉडीड मनी क्या होती है? जिसकी कमोडिटी वैल्यू और जो उसकी मनी वैल्यू होती है वो दोनों एक दूसरे के क्या हो? इक्वल हो। नेक्स्ट आता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी के अंदर क्या होता है? जब मनी वैल्यू जो होती है, मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू। जब मनी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? ग्रेटर होती है किसके? कमोडिटी वैल्यू को। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट अपने पास आता है फंक्शंस ऑफ मनी। अब मनी जो है वो दो तरह से फंक्शन करती है। फर्स्ट इसका प्राइमरी फंक्शन, सेकंड आता है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन के अंदर मेनली दो चीजें आती हैं, दो कंसेप्ट आते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, और सेकंड आता है मेजर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी फंक्शन जिसके अंदर आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। नेक्स्ट आता है अपने पास स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब क्या होता है? वो पेमेंट्स जो फ्यूचर के लिए हम क्या करके रखते हैं भी, जो फ्यूचर कई बार हमें फ्यूचर में जिसकी नीड हो जाती है तो उसको फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं, वो होती है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आती है अपने पास स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर वैल्यू का मतलब होता है स्टोर करके रखना, स्टोर ऑफ वेल्थ, ठीक है, इनको स्टोर करके रखना। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू, वेल्थ जो होती है उसको क्या करना? ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरी जगह उसको क्या किया जाए? ट्रांसफर किया जाए। नेक्स्ट आता है मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई क्या होती है? देखो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट। सप्लाई जो होता है मनी का वो कैसा कंसेप्ट है? वो एक स्टॉक कंसेप्ट है, ठीक है। ये किसको रेफर करता है? ये टोटल स्टॉक ऑफ मनी, ये टोटल स्टॉक ऑफ मनी को रेफर करता है जो किसी पर्सन पीपल के द्वारा हेल्ड किया जाता है एक कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, उसे कहा जाता है मनी सप्लाई। नेक्स्ट अपने पास आता है मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। अब देखिए जब मनी सप्लाई के मेजरमेंट की बात आती है तो ध्यान रखना है, वैसे जब देखा जाता है हम तो मनी सप्लाई के मेनली 4 अल्टरनेटिव मेजर होते हैं, M1, M2, M3, M4। लेकिन आपके सिलेबस में ओनली M1 के बारे में है तो हम केवल M1 के बारे में पढ़ेंगे। M1 जो होता है मनी सप्लाई का मेजरमेंट या कंपोनेंट भी कह सकते हो। M1 क्या होता है? C प्लस DD प्लस OD, यानी कि C का यहाँ मतलब क्या है? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, पब्लिक के द्वारा जो करेंसी हेल्ड की गई है। फिर उसमें क्या इंक्लूड्स होते हैं? कॉइन्स इंक्लूड होते हैं और पेपर नोट्स उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आता है DD। DD होता है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद कॉमर्शियल बैंक्स, यानी कि कॉमर्शियल बैंक में लोगों की जो डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं उसको इंक्लूड किया जाता है। अगला आता है OD। OD आता है अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI। RBI की जो अदर डिपॉजिट्स होती हैं उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो